बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे जो देरीना दोस्त मुल्क चीन है, उसके साथ हमारा एक मुख्तलिफ तस्वुर के साथ दुनिया भर में जो मुआशी तरक्की का एक आगाज़ हुआ और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट दिया गया, जो कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था कि सी पैक का मनसूबा वहाँ से शुरू किया गया था। अब सी पैक की 10वीं जो साल मुकम्मल हो चुके हैं, BRI का दूसरा मरहला उस वक्त शुरू हो चुका था। अब रवा माह में BRI का एक फोरम का इजलास हो रहा है, जो कि जिसमें हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो 2 रोज़ा दौरे पर जो है वहाँ पे चीन जा रहे हैं, जहाँ वो 30 BRF में एजाजी मेहमानों में शामिल होंगे और चीनी सदर की दावत पर वो वहाँ जा रहे हैं। इनका दौरा इस लिहाज से भी नहायत अहमियत का हामिल होगा कि उहदा संभालने के बाद जो PF ममालिक हैं, उनके जो आला सरबराहान हैं, उनके साथ 1 to 1 मुलाकात होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है $1 बिलियन के मंसूबों के मुआहदे पर भी दस्तखत करेंगे, इम्कानात हैं। आज डिबेट इस हवाले से होगी कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी मईशत की मजबूती के लिए दीगर इक़दामात उठा रहा है, SIFC एक ऐसा फोरम जो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत जिसका आगाज़ किया गया और मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पाकिस्तान दीगर ममालिक को कह रहा है कि आएँ और इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान इस लिहाज से इंटरेस्टिंग मुल्क है। तो इस साइड लाइन पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकातें होंगी आलमी रहनुमाओं से और मौशी इदारों के जो आला ओहदेदार वहाँ पर आएंगी, उनकी मुलाकातें क्या रंग लाएंगी, क्या BRI अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, इसी पर आज बात करेंगे। मोज़स पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब, नून लीग के अहम रहनुमा है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए। ज़फ़र शेख साहब है, फॉर्मर एम्बेसडर, बहुत शुक्रिया सर आपका। खालिदा गौस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, नजबू साकिब साहब, उनको भी वेरी वार्म वेलकम। इश्तियाक बेग साहब, जब भी हम सी पैक का आगाज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमें नज़र आता है एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें पाकिस्तान और चीन ने अगर ये मनसूबा बर वक्त इसके मराहल तय कर लिए होते तो आज हमारी मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशत में शुमार की जा रही होती, मगर ये हो ना सका। और होने की बहुत सारी वजूहात में एक बहुत अहम वजह PTI हुकूमत की उस वक्त जो इस मामले को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर नेग्लिजेंसी थी। सर शाज़िया, आपने बड़े सॉफ्ट वर्ड में ये कहा है, बट पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि सी पैक जो है एक गेम चेंजर है, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खत्ते के लिए। और इसमें चीन ने जिस तरह बढ़ के पाकिस्तान का साथ दिया और जितना प्रोजेक्ट्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब PTI की हुकूमत आई तो सी पैक को ना सिर्फ मतनाज़ा कर दिया गया बल्कि स्लो डाउन भी कर दिया गया। और ये किसी और ने नहीं कहा, PTI हुकूमत के एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब जी। हाँ, कैन यू इमेजिन कि उस आदमी ने TV पे आके ये कहा कि जी हमें रिविजिट करना चाहिए, और एक दूसरे मिनिस्टर से उन्होंने कहा जी इसे स्लो डाउन कर देना चाहिए। और ये किसके इनिशिएटिव के ऊपर हुआ? ये इनिशिएटिव था कि जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दे के आए थे कि जी सी पैक तो अमेरिका को और इंडिया को आपको पता है कि पसंद नहीं था, कि जी हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। मगर जी यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब आए, तो उन्हें ये पता है क्योंकि ये उन्हीं की बेबी है, तो उन्होंने इसके ऊपर दोबारा तेज़ी से काम उसके ऊपर शुरू हुआ। और अब हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जितने महीनों के लिए भी हैं वो इस पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, और इसकी जो स्पीड है उसके अंदर हम कोई कमी नहीं आने दे रहे। और इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत आएगी आप देखेंगे कि वो इसको इंशाल्लाह इसी रफ्तार से लेके चलेंगे। और ये दौरा जो प्राइम मिनिस्टर का है जी बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। इट्स नॉट डैट कि ये सिर्फ फोरम को अटेंड करने जा रहे हैं, रोड एंड बेल्ट फोरम, और ना सिर्फ ये लोगों से मिलेंगे बल्कि इस दौरे के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है चाइना उनके साथ, जिसकी वैल्यू है $6.6 बिलियन। ML1 का ये प्रोजेक्ट है और ये हमारे रेलवे का जी प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से इंशाल्लाह काम होगा। इस वक्त हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट की जाए रेलवे सेक्टर के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमारे रेलवे सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा कदीम हो चुका है। इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट होगा तो हमारी स्पीड जो है वो ट्रेन की 160 किलोमीटर्स के हिसाब से जब आ जाएगी, और इंशाल्लाह हमारा शुमार उन ममालिक के अंदर होगा जिसका रेलवे नेटवर्क जो है वो जदीद तकाज़ों के ऊपर जो है, तो
تو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر جا رہے ہیں ایسے وقت میں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمز کا شکار ہے. ٹھیک ہے ظفر صاحب، ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو جو ہے وہ بیسکلی اس لیے تھا چائنا کا کہ ایک انفراسٹرکچر ہو ایسا جس میں آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سہولت کے ساتھ اور چیپسٹ وے میں جو ہے وہ دنیا تک پہنچے. ایشیا ٹارگٹ ہو گیا، اب یورپ اور افریقہ. اب یہ جو BRI، آپ اس پروجیکٹ کو کتنا فائدہ مند دنیا کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ون بیلٹ ون روڈ جو تھا اٹس ناٹ اونلی فار پاکستان. یہ بیسیکلی آپ کو اگر آپ دیکھیں گے پیچھے سے کہ سارے افریقن کنٹریز میں اگر کوئی ملک وہاں ان تک پہنچا اور مدد کی وہ بھی چائنا تھا. ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی تھی. ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جب چائنا اکنامک ایک بڑا پاور ہو چکی ہے، اب اتنا اٹھ گیا ہے اوپر، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسے ملکوں میں جایا جائے جہاں ان کی بھلائی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اسٹرانگ ہو جائے. اینی ہاؤ اس ہسٹری میں نہیں جاتے. میں تو سوڈان میں نے سرو کیا ہے، الجیریا میں سرو کیا. میں نے دیکھا کہ وہاں سارے ملکوں کو انہوں نے کچھ پیسے دیے، اٹھایا اوپر. سوڈان میں ان کا کہا کہ ہم آپ کو تیل نکال کے دیتے 10 سال تک. ہم سملرلی کوئی اس قسم کی ایگریمنٹس کی. آپ نے جو یہ ٹچ کیا کہ پاکستان کے لیے CPEC ہم نے، صحیح بات یہ ہے جیسے اشتیاق بیگ صاحب نے کہا کہ اصلی جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے ایک آفر تھی ہمارے لیے، ایک شیئر تھا CPEC کا. CPEC آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز نے اس پہ آبجیکٹ کیا تھا بیکاز انڈینس نے کہا تھا کہ یہ جی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے اوپر سے آ رہا ہے. اینڈ اس وقت ڈیفنس جو ان کا تھا سیکرٹری، اس نے اعتراض بھی کیا تھا بیٹس نے. اب یہ ہے کہ اس کو واقعی تھوڑا سا بریک لگ گیا تھا. چائنا سے ہمارے بڑے ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو وزٹ ہے پرائم منسٹر کا، جب بھی ہوتے ہیں اتنی ہم نے ایگریمنٹ سائن کی ہیں ان کے ساتھ، MOU سائن کی ہیں، اور چائنا کی ہیلپ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی ہے. اور اس کے لیے جتنے الفاظ وہ کم ہیں کہ ہماری دوستی کتنی پکی ہے وہ تو میرا خیال سب کو پتہ ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وزٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اٹس دی انویٹیشن ٹو مور دین 100 لیڈرز. اتنا بڑا یہ 3rd ایڈیشن ہے اس کا بیلٹ روڈ فورم کا، جس کی میٹنگ ہو رہی ہے 17-18 کو، جس میں پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا. سائیڈ لائنز پہ میٹنگز ہوں گی اور آئی ایم شیور دس ول بی ویری ویری پروڈکٹیو. اور جہاں بھی ساری چیزیں ہوں گی تو ہماری جو اب اکانومی کی حالت ہے، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اباؤٹ $6 بلین کا جیسے ML1 کا ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا. ہوپ فلی اس کی کنٹینیوٹی ہوگی اینڈ آئی ایم شیور دس وزٹ ول کلمینیٹ ویری ویری پازیٹیو ریزلٹس. ٹھیک ہے خالدہ صاحبہ، آپ کی ایکسپرٹیز سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال یہ کروں گی کہ دنیا بھر کے جب تعلقات ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو بیسک پوائنٹ ہوتا ہے وہ ان کا اس ملک کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اب دنیا بھر میں ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ ملک اپنے اقتصادی مفادات کے لیے یہ تمام چیزیں جو اس میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ایگریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو اس وقت جبکہ اکانومی کرائسس میں رہا اور ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، جو انیشیٹو لیے، لازمی سی بات ہے اس میں ہمارے ڈپلومیسی چینل بھی بہت ہے، فارن منسٹری بھی انوالو ہے، اکانومی ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی انوالو ہے. اس وقت آپ یہ کتنا اہم دیکھ رہے ہیں کہ SIFC کے پیرالل ایک جو CPEC جو کہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کتنا فروٹفل رہے گا؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ CPEC جب وجود میں آیا بھی اس وقت بھی پاکستان بہت مشکل معاشی صورتحال میں تھا. اور ہم یہ بات بارہا کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا تو اس وقت چین آیا اور CPEC کی صورت میں آیا اور اس نے ایک بوسٹ دیا اور پاکستان میں ایک امید جگائی تھی. اب توقع یہ تھی کہ یہ جوں آگے بڑھے گا اور جس رفتار سے بڑھے گا تو ویسے ویسے پاکستان کی جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہاں ریلوے کا آپ نے دیکھا، وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز اور بہت سی معاشی بہتری صورتحال لے کے آئے گی. I see CPEC somewhere beyond that also. اگر آپ CPEC کو دیکھیں اور چائنا کو دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس نے جس نوعیت سے معاہدے کیے ہیں، تو I see it as a tool. I see it as a tool to create influence, to expand your influence. دیکھیے یہ دنیا جس طرح سے بڑھ لی ہے، یہ جیو اکنامک ایرا ہے، اور جیو اکنامک ایرا کے اندر
जहाँ जहाँ इकोनॉमिक रिलेशंस और जहाँ जहाँ इस नौइयत की चीज़ें, अलाइंसेस, और जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, वहाँ वहाँ उन कनेक्टिविटीज़ के साथ साथ आप अपने इन्फ्लुएंसेस को एक्सपैंड करते चले जाते हैं। तो वो चीज़ तवक्को कर रहे थे कि हम ये चीज़ अगर बहुत अपने हिसाब से बढ़ती होती तो उसका फ़ायदा आना चाहिए था। और फिर जब वो फ़ायदा आता है तो उसका फिर ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी देखते हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आपको नज़र आना चाहिए माशरे के सतह के ऊपर। तो एक तो चीज़ ये है। अब ये बात आपने कही कि ये थर्ड फेज़ के अंदर जा रहा है, तो वो इसमें जो पेचीदगियाँ पहले रही हैं, हमें उम्मीद और तवक्को ये करना चाहिए कि वो पेचीदगियाँ पहले ना रहें और हम बहुत फोकस्ड अंदाज में जिस पेस के साथ, देखिए ये टाइम है और ये ज़माना है कि जो रीजनल कनेक्टिविटीज़ का ज़माना है, इसको उस लेंस से देखें। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे तो जो चीज़ इसको डिलीवर करना था, बट ये जो सेकंड हाफ इसका है वो किस हद तक हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और फ़ायदा ले सकता है पाकिस्तान, आई थिंक दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर। नंबर वन, आई थिंक आई मेड माई पॉइंट। मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट इस पॉइंट पे नहीं करूँगी। तो अब जब ये जा रहे हैं हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब और ये जाके मुलाकातें कर रहे हैं, तो वी नीड टू कीप पेस। पाकिस्तान ने वो पेस नहीं रखी जो दूसरे ममालिक ने रखी है, और आई होप कि वी वुड बी एबल टू डू दैट। तो ये बहुत अहम है दौरा कि एक तो जो इसमें हिचस थे फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और जिसकी वजह से पेस स्लो हुई थी इसके अंदर, वो दोबारा रिपीट ना हो। और ये हमें बहुत मोहतात और एहतियात करना पड़ेगी इस चीज़ की। दुनिया BRI को किस तरह देख रही है इस पे मैं बात करूंगी, लेकिन खालिदा साहिबा के जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो हिचस थी उनको हमने नोट डाउन कर लिया है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे हम SIFC में भी बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा तो ये कि पाकिस्तान की जो प्लानिंग डिवीज़न है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पर जो है उनका सिस्टम बड़ा टिपिकल है, बहुत मुश्किलात पेश होती हैं। उसको SIFC में भी इस चीज़ को मतलब एड्रेस करने की कोशिश भी की गई है। इस वक्त ये कितना अहम है कि हम इन तमाम चीज़ों को पे जो गलतियाँ हैं उसको ठीक करें। हाँ, देखिए शासी, जैसे आपने बताया हिचस का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अमेरिका और इंडिया उनकी पूरी कोशिश रही थी कि ये सीपेक टेक ऑफ ही नहीं करे, और टेक ऑफ हो भी जाता है तो ये पाए तकमील तक नहीं पहुँचे। आज तक आपको ये पता है कि चाइनीज़ जो हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है, और उसके बनाने का मेन मकसद ये है कि जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कौंसल जनरल अभी कुछ अरसे पहले चाइना के मेरे घर पे आए थे। आप यकीन कीजिए जिस सिक्योरिटी में वो आए थे उनको अलाउ नहीं है बाहर निकलना, क्योंकि इंडिया जो है उन्होंने पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से चाइनीज़ को डराया जाए, धमकाया जाए। दो चार अगर होते हैं तो सब डर के मारे चले जाएंगे, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। मुझे आज सीपैक को डिस्कस करते हुए सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है, कुछ अरसे पहले जब G20 का इजलास इंडिया के अंदर हुआ था और अमेरिका ने बड़े सीने पे हाथ रख के मार के ये कहा था कि जी हम सीपैक के पैरेलल जो था एक रोड वर्क नेटवर्क शुरू करेंगे जो इजराइल को, हमारे जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनसे गुजरेगा वो वहाँ पे। और आज आपने देखा कि इजराइल के अंदर जो हुआ, तो उनका वो जो ख्वाब था जो सीपैक के उसमें देखा गया था, वो तमाम उनका जो फेल हो गया। हमें ये चाहिए कि जी सीपैक के अंदर हम बिल्कुल इसके अंदर अब फर्दर देखिए, चाइना हमसे बहुत नाराज था, PTI हुकूमत से उनकी नाराज होने की कोई वजह ये नहीं थी कि उन्हें इमरान खान साहब की शक्ल उनको पसंद नहीं थी। उनको सिर्फ उनको ये पता था कि अमेरिकन को खुश करने के लिए इमरान खान साहब ने इसको पूरे को स्लो डाउन किया, जिसमें नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान को हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब जो है हम इसमें कोई फर्दर डिले नहीं करेंगे, इसको करेंगे कि यही पाकिस्तान की, आप यकीन करें कि अगर ये हो जाता है। देखिए दूसरे एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूँ कि सीपैक इज़ नॉट जस्ट द रोड नेटवर्क, इसके साथ साथ जो हम इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं जिसके अंदर चाइनीज़ जो है कंपनीज वो आती है। देखिए चाइना की कॉस्ट अब हमसे बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट, तो वो लेबर इंटेंसिव कंपनीज
وہ چاہتے ہیں کہ تو ریلوکیٹ کر دیں پاکستان کے اندر اکنامک زونز کے اندر، اور پاکستان سے سستا لیبر ہمیں ملے گا اور وہ چیزیں ہم پاکستان میں پروڈیوس کریں. تو اس کے بہت زیادہ جو ہیں اس کے فائدے ہیں. زون کے علاوہ اگر آپ سوشل ایسپیکٹ سے دیکھیں تو علاقائی تعاون کے حوالے سے یا عوامی روابط کے حوالے سے یہ بڑا ایک اہم پروجیکٹ ہے. سر میری ایک سوال یہ کہ دنیا کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بی آر آئی کے لیے کیا ہے؟ کیا محض وہ ایک سلک روڈ کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں یا واقعی وہ، کیونکہ اس وقت تو انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ اکانومی کرائسس چل رہے ہیں ابھی. چیلنج دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جیسے G20 کا ذکر ہے وہ کیا تھا؟ This was totally a diplomatic conspiracy against China and other states, and especially impliedly I will say Pakistan also. یہ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ایسے جیسے اشتیاق صاحب نے آپ کو بتایا کہ سی پیک کو پیچھے کرنے کے لیے ہم ایسا اکنامک کوریڈور بنائیں گے کہ اس میں ساری چیزیں آئیں گی، اسرائیل بھی اندر آ جائے گا، ساری چیزیں آئیں گی جو قدرت کی طرف سے وہ سارا اس کے اوپر پانی پھر گیا. اور نیو ورلڈ بلڈ کا نام انہوں نے دے دیا. اچھا نمبر 1 آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں دس سی پیک جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف ناٹ اونلی فار پاکستان. Every country should take advantage out of this program. This program جو ہے انہوں نے چائنا نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا. میری کافی چائنیز سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ سی پیک جو ہے یہ یورپ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ سی پیک کہیں اور نہیں ہو رہا. یہ جو اکنامک بلاکس بن گئے ہیں، جو ایک نیو اکنامک کولڈ وار شروع ہو گئی ہے، اس میں جو ساری چیزیں ہیں سی پیک کی بڑی امپورٹنس ہیں. ایوری کنٹری از سپوز ٹو میک سی پیک سکسیزفل. اینڈ دس فورم جس میں 100 سے زیادہ لیڈرز ہیں، جس میں پوٹن بھی سنا ہے آئے گا، دوسرے بھی آئیں گے. یو کین جسٹ امیجن کہ اتنے بڑے لیڈرز آئیں گے تو ایسے تھوڑی بیٹھیں گے. یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک جو ہے، اور اس سے ساری چیزیں ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. وہ آپ کو ایک سلک روڈ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب دوسرا چیلنج کیا ہوگا؟ یہ جو وار آ گئی ہے بیچ میں، may be a blessing in disguise for the Muslim countries and for the Gulf. جو گلف جو ہے آلریڈی ان کے اس میں وہ آہستہ آہستہ، and you could understand G20 کے بعد ایک دم اسرائیلی منسٹر آ گیا تھا سعودی عربیہ میں، دوسرے میں فلاں، پہلے بھی کافی چیزیں ہیں جو اسرائیل سے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں this is the beginning of another Muslim unity, the unity of the Muslims. آپ دیکھیں اگر آٹومنس کے فال کے بعد دیکھیں گے، ویسٹرنرز نے اور انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو آگے آنے نہیں دیا. یہ لیگ آف نیشنز بنائی، یو این او بنایا، اپنے پاورز رکھے سارے بھی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی. آگے چل کے آپ کو یاد ہوگا پہلی جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی، میں اس میں پروبیشنر تھا 1973 ان لاہور. آئی وٹنس اکاؤنٹ. اور اس کے بعد کیا اس کا رزلٹ ہوا، کیا کیا گیا. یہ جو ابھی ہے سی پیک کا، جیسے اشتیاق صاحب نے کہا ہے، رو and other agencies, I must say also. یہ پاکستان کو کلبھوشن کیا کہہ رہا تھا؟ کلبھوشن نے کلیئرلی کنفیشن کیا کہ look this is happening in Pakistan and I know کہ ہم کراچی میں کر رہے ہیں، دوسری جگہ پہ. تو ان کا مین جو ہے، ان کو یہ دیا گیا ہے کہ سی پیک میں جو بھی پلانس آتے ہیں ان کو چائنیز کو ہیرس کرو، ان کو مارو، ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک الارم پیدا کرو، جس پہ چائنیز نے کہا کہ آپ تھنک آؤٹ. اس میں ایک میری ہمبل سجیشن ہوگی. I think this can only work if our armed forces step in. جیسے گوادر میں انہوں نے اچھی طرح سے انہوں نے آنسر کو گوادر کو فنکشنل کروایا ہے. میرا خیال ہے سارے سی پیک کے پروگرام کو اگر ہماری آرم فورسز جو پلانڈ وے بھی کریں، بیکاز یار پاکستانی سب کو اس میں اٹس ون آف دی سولوشنز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چائنا کا ٹرسٹ ہی ہے کہ وائس پریمیئر ان کے پاکستان آئے، 10 سال جو ان کے کمپلیٹ ہوئے اس پہ ایونٹس میں ہمارے ساتھ موجود رہے. خالدہ صاحبہ، آپ چین کی حالیہ پالیسی کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جتنی باتیں ہم یہاں پہ اس وقت کر رہے ہیں پلس سیکیورٹی کنسرن کو بھی لے کر، یقیناً چین بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ آن کر لیجئے کہ ایشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی بڑے پیمانے پر بی آر آئی ویژن کے ساتھ انفراسٹرکچر پر بھی کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے، میں نے اپنے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ دور ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہے. ہارٹ آف ایشیا ہے، یہ بی آر آئی ہے، یہ سارے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور جس ملک نے بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے انیشیٹو یا ایسے جو ارینجمنٹس ہیں اس میں پاکستان کو بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور جتنا بھی کیپٹلائز اور اپنے لیے اپنے ملک کے لیے فائدہ سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹے. وی شوڈنٹ بی شائنگ اوے فرام بیکمنگ پارٹ آف سچ ریجنل انیشیٹوز. نمبر 1.
नंबर 2 ये है कि हम अभी ये जो रीजनल अलाइंसेस हैं, ये देखिए ये दौर रीजनल अलाइंसेस का है। आप चाहे जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या दूसरे हैं, तो ये जितने भी ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं, आप कहने को तो ये रीजनल अलाइंसेस हैं, मगर एक्चुअली ये रीजनल अलाइंसेस जो इकोनॉमिक अलाइंसेस हैं, इनकी सिक्योरिटी ओरिएंटेशंस भी होती हैं। तो ये याद रखिए कि इनकी सिक्योर, एम आई राइट सर, यू आर एन एम्बेसडर सिटिंग ओवर हियर, इनकी सिक्योरिटी ओरिएंटेशन भी होती हैं। तो ये याद रखिए कि ये जो BRI का भी इनिशिएटिव है, ठीक है, तो ये भी खाली प्योरली, जो मैंने आपसे कहा था कि आई सी इट एज अ टूल टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि इसका हिस्सा बन के और आगे निकल के आप कितना अपने इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। UAE ने इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया है। तो हमको चाहे वो SCO हो या दूसरे रीजनल ऐसे अरेंजमेंट्स हों, हमको इनसे शाय अवे नहीं करना चाहिए। ठीक है। चाइना जो है वो यकीनी तौर पे ये इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स तो हैं, दिखाने को तो उसके ये इकोनॉमिक हैं, मगर एक्चुअली ये चाइना और अमेरिका का जो है वो एक रेस है ठीक है। कि हु इज़ गोइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड as far as the economic situation is concerned। ठीक। तो ये हमें अपने जहनों में रखना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल क्लियर। ठीक ये प्योरली, जब हम इकोनॉमिक अरेंजमेंट कहते हैं तो वो प्योरली इकोनॉमिक नहीं होते, उनके और भी मकासद होते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने। नजमुल साकिब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होने वाले हैं, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी मईशत को लेकर बड़ा कंसर्न है, बड़े अच्छे और इंतहाई संजीदा इकदाम उठाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में आप क्या देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, वहाँ पे साइड लाइन पे मुलाकातें भी होंगी, जो वहाँ पे मुआशी इदारों के जो वहाँ पे सरकर्दा लोग होंगे उनसे भी मुलाकातें होंगी। आप BRI को किस तरह देख रहे हैं, ये एक नए डेकेड में शामिल हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी ना, किसी रीजनल अलायंस को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि उसके बगैर हमारा चारा भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि जियो इकोनॉमिक्स जो है वो जियो पॉलिटिक्स के बगैर हो ही नहीं सकती। हमने पिछले दिनों एक नारा सुना कि जी जियो इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर 2 मुल्कों के ताल्लुकात या एक रीजन में 6 या 7 ममालिक हैं, उनके आपस में सियासी और सिफारती ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, आप किस रीजनल कनेक्टिविटी की उससे बात कर सकते हैं? और अगर आप माजी में देखें तो हमारे सामने मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे टापी TAPI और कासा CASA, ये बहुत एम्बिशियस किस्म के रीजनल कनेक्टिविटी में इकोनॉमिक्स बेस्ड हमारे प्रोजेक्ट थे। इस पे अभी तक 1 इंच भी बात हम आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि टापी में जो A है वो अफगानिस्तान है और कासा में जो A है वो आपका अफगानिस्तान है और टापी का जो I है वो इंडिया है। अब जब ये बात होती है चाइना की, तो वो तो यानी बहुत दफा दोहराई जा चुकी है कि जी हमारी दोस्ती की नौइयत क्या है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ कैसी है। मुझे याद पड़ता है कि जब भी फॉरेन ऑफिस में 35 साल हमने जिंदगी गुजारी, अगर चीन का दौरा होता था किसी वजीर आजम का या यानी सदर पाकिस्तान का, तो हमें बड़ी तसल्ली होती थी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। हम अपने ब्रीफ में क्या लिखें, क्योंकि वो दोनों मुल्क जो हैं उनका यूं समझिए कि सियासी, सिफारती और माशी तौर पे उनका एक ही यानी तकरीबन पेश पे होते हैं। बल्कि मैं यूं भी कहूंगा कि जब कभी भी दुनिया में हालात बदलते हैं, जिस तरह के अभी हम देख रहे हैं मशरिक वुस्ता में कि हमास की जो है वो जंग है इजराइल के साथ, तो इन सेंसिटिव मोमेंट्स में भी पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपस में व्यूज एक्सचेंज करते हैं और पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि चाइना के विजडम से फायदा उठाया जाए।
अब ये जो आपने बात की है, हमारे वजीर आजम जो जा रहे हैं वहां पे, BRI जो है ना, वो यानी इससे पहले कि मैं वजीर आजम पे बात करूं, आपका 2 मिनट लूंगा BRI पे। देखिए, ये हमें सिर्फ CPEC नजर आता है। ये मोहतरमा ने बिल्कुल ठीक बात की कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक मंसूबा है। 160 के करीब ममालिक हैं जो इसमें शामिल हैं, और इसमें वेस्टर्न यूरोप के 2 ममालिक भी शामिल हैं। इनमें से 130 जो हैं उनको चाइना ने दावत दी है, जिस दावत पे हम पाकिस्तानी जो वजीर आजम हैं वो जा रहे हैं कि आइए और हमारे साथ 10 साल जो गुजर गए हैं इसको BRI को, उसको आप सेलिब्रेट करें। तो यूं समझिए कि 10वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है, और इसमें 130 कंट्रीज हैं, उनमें से एक पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान के वजीर आजम को भी दावत मिली है कि आप भी आए। तो सर, पाकिस्तान कैसे कैश करा सकता है? इस वक्त साइडलाइंस मुलाकातें होंगी, कैसे कैश कराएगा पाकिस्तान अपने आप को? जी बिल्कुल, मैं यानी उसी तरफ आ रहा हूं। ये 2 तरफा दौरा नहीं है, ये एक यूं समझिए कि मल्टीलैटरल एक इजलास हो रहा है जिसको चाइना होस्ट करेगा। अब उसकी साइडलाइंस या मार्जिन्स पे जो है वो डिपेंड करता है हमारे मिशन पे, जो हमारी जो एम्बेसी है बीजिंग में, कि वो किस हद तक कामयाब होती है कि जो बाकी सरबराहाने मुमलिकत आ रहे हैं, और इस सेंसिटिव माहौल में, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक चीज गूंज रही है, और वो है हमास और इजराइल की जंग जो शुरू हुई है। तो एक बहुत अच्छा मौका है, अगर सिर्फ चीन के साथ ही, जो कि मुलाकात डेफिनेटली होगी, अगर चीन के साथ ही बैठ के कुछ यानी मशवरे हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना जो पोजीशन है वो बड़ी यानी वजाहत के साथ बता दी है कि हमारा स्टैंड वही है जो कि पहले था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। अब यह कि सिर्फ BRI या CPEC की ही बातें नहीं होंगी, उसमें सियासी और सिफारती महाज पे जो चीजें हैं और जो 2 तरफा ताल्लुकात, और आपने सुना होगा कि कुछ मुआहदों की बात हुई कि कुछ MOU साइन होंगे, एग्रीमेंट होंगे। ये भी याद रहे कि चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा मुआहदे हैं, MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं। अब उसमें बात सिर्फ आ जाती है कि MOUs और एग्रीमेंट्स तो आपने साइन कर लिए, अब उनकी इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए ना, इधर हम थोड़ा सा पीछे। इसी तरह से CPEC को अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बात शुरू हुई थी, और इस दफा भी मैंने जो पढ़ी है रिपोर्ट, उसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात होगी। तो रेलवे के मंसूबे पे बात होगी, ये कब की बात हुई भी है, अब उस पे दस्तखत होंगे, ये तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। तो 2-3 बातें बात करके मैं यानी खत्म करूंगा, आप फिर आगे यानी प्रोग्राम को लेके चलें कि पाकिस्तान ने जो 10 साल गुजारे हैं CPEC के, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए वहां के वाइस प्राइम मिनिस्टर आए थे, और यहाँ पे इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे उसको सेलिब्रेट किया था कि ये एक डेकेड ऑफ जो है CPEC उसको सेलिब्रेट किया था। उसमें जो हमने सबक सीखे हैं उनकी तरफ जरा तवज्जो दें, और उसमें से पहला सबक ये है कि जो चीजें तय हो जाती हैं उनको टाइमली करना है, और नंबर 2, उनके जो पर्सनल है यहाँ पे, जो चीनी वर्कर्स हैं, उनकी हमने सिक्योरिटी का जरा खास ख्याल रखना है। अगर आप इन 2 चीजों का ख्याल रखेंगी तो अगले 10 साल में इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा नजमुल साकिब साहब। इश्ताक बेग साहब, आपकी इजाजत से जफर साहब से एक सवाल लेना चाह रही थी मैं। सर, एक जो बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी नजमुल साकिब साहब ने, कि इस वक्त जो रीजनल अलायंस है वो पॉलिटिकल मकासद के लिए मनाए जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त जो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन होने जा रही है 17 और 18 को, इसमें तकरीबन 90 या 100 ममालिक के सरबराहान या आला ओहदेदार मौजूद होंगे। यानी बात सिर्फ वही CPEC या BRI पे नहीं रहेगी, बात जियो पॉलिटिक्स पे भी जाएगी, बात हमास और इजराइल पर भी जाएगी। चाइना ने ईरान और सऊदी अरब में एक ब्रिज का किरदार अदा किया था। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है? लेटरल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या UN में कॉन्फ्रेंस या कहीं भी हो, वहीं साइडलाइंस पे जो मीटिंग होती हैं हमारी एम्बेसीज या एजेंसी वहाँ जो हैं वो अरेंज करते हैं, जिससे बड़ा फ़ायदा भी होता है। ये नहीं कि मुलाकात से फ़ायदा नहीं होता, ऑल्दो फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग्स नहीं होती, वो इनफॉर्मल किस्म की चीज़ें होती हैं।
मगर ये है कि अब चाइना जब जा रहे हैं, चाइना तो हमारे लिए सबसे ऊपर है और चाइना, पाकिस्तान भी चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे अपना कहा हमारे एम्बेसडर साहब ने कि वो जो है वही साइडलाइंस पे कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं, डेफिनेटली जैसे मैंने अर्ज़ की पहले कि ये ट्रिप जो है ये बड़ी अच्छी ट्रिप होगी, इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। वो इसी वजह से कि आजकल जो हालात हैं जिस तरह के हो रहे हैं उस पर भी डिस्कशन और हमारी होती है, और पॉलिसी भी डिस्कशन होती है। जो आपने सवाल पूछा, ये रीजनल ग्रुप्स जो छोटे छोटे बन गए हैं, बिल्कुल मैडम ने भी जिक्र किया, इसके बेसिकली पॉलिटिकल भी होता है। नाम में होता है कि ये बायलैटरल नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक है, इको है, एससीओ है, दूसरे है। मगर ऑफ कोर्स उनके अंदर जो भी हैं या जब भी मीटिंग सारी चीज़ें होती हैं, मगर आजकल इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी का सिलसिला चला हुआ है सारी दुनिया में, सारे लोगों का, और अपने उनका जो सारी है रोटी पानी, और उसके बाद मुल्कों का जो हाल है, इकोनॉमिक हाल है, तो पॉलिटिकल से ज़्यादा आगे इकोनॉमी को देखा जा रहा है। तो ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नॉट ओनली दे प्ले द रोल ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, बट ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो पॉलिटिकल लिंक्स, एंड व्हेन द लीडर्स मीट उसका होता है। और आजकल जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की बातें कर रहे थे। इशारों में जी, उसमें अर्ज ये है, आई एम सॉरी, उसमें यह है कि जब ये G20 की कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेट गल्फ पे किया, जहाँ पैसा है, जैसे उनके जो जहाँ अमेरिकन और वेस्टर्नर्स जो है सारे अपना माल बेचते हैं, और वहाँ नेचुरली किसी को पता नहीं, तो वो चाह रहे थे कि इसराइल जो है वो इन हो जाए, इनके साथ हो जाए, और काफ़ी को तो कर लिया था। देखिए आपको पता है कि बहरीन, सूडान, यूएई सब ने उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है उसको, पहले भी काफ़ी हैं सारी चीज़ें। मुझे याद है कि मैं मॉरिटेनिया, अल्जीयर्स में था, तो मॉरिटेनिया में गया था, वहाँ आई वाज एक्रेडिटेड टू मॉरिटेनिया, तो वहाँ प्रेसिडेंट, वहाँ इसराइल की एम्बेसी थी। तो मैंने पूछा प्रेसिडेंट से, मैंने कहा आपके यहाँ इसराइल की एम्बेसी है, तो कहना है, उसने जवाब दिया, व्हाट इज़ द हार्म इन इट। तो पॉइंट ये कि सारे वेस्ट की और अमेरिकन की ये कोशिश थी कि इसराइल जो है डिजोरे रिकॉग्नाइज भी हो जाए, पैलेस्टीनियन इसी तरह मरते रहें, और हम अपनी स्टेट को खास करके गल्फ स्टेट्स के करीब लाएं। G20 में जो भी समिट थी, जैसे भी था, उसमें असल में ये हुआ था। सीपेक तो ठीक है, चाइना तो अपना काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर जो है, इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा जो है मिडल ईस्ट वाला, ये सबसे आगे होगा, ये $100 बिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा, बाइडन ने कहा। अब यह है कि वो सारा खटारे में पड़ गया। तो आपकी बात जो है, शुरू में मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे आल्सो प्ले अ वाइटल रोल, मगर इसमें इंडिया ने बड़ा नेगेटिव रोल किया। फॉर इंस्टेंस सार्क, उसको खत्म कर दिया उसने, नहीं आता। इको में देखें, एससीओ में देखें, जहाँ भी देखें, वो उनकी डिप्लोमेसी की एफर्ट ये होती है कि पाकिस्तान को आगे मत आने दो। पाकिस्तान में कहीं भी डेवलपमेंट होती है कि रॉक एजेंट्स उसमें कहीं ना कहीं पटाखे डाल देते हैं, सारी चीज़ें इधर से। तो कहने का मेरा मकसद है, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, और इंशाल्लाह ये दौरा भी अच्छा होगा प्राइम मिनिस्टर का, बट एटलीस्ट जैसे कहा जा रहा है हमारे ग्रुप में भी, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिक्योरिटी जो है मैंने अर्ज किया था, उसकी सोल्यूशन एक ही मुझे नजर आती है। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि अब जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है अब तक, जितने भी मेरा ख्याल है एनर्जी पर भी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी की है, $30 बिलियन के करीब अभी तक जो एक रैंडम बात की जा रही है। अब जो पाकिस्तान जा रहा है, यकीनन कुछ MOUs पे साइन होंगे, जैसे कि ML1 के हवाले से भी बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही पाकिस्तान का टारगेट है, या अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, क्योंकि सनतकारी से भी हम अपनी मईशत को बड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ शासी, जैसे मैंने आपको बतलाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा ज़रूरी होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि हमने उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ये मोटरवेज बने, जिसने काफ़ी हद तक हमें पाकिस्तान को जोड़ दिया है। तो हमारा फर्स्ट जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। साथ में जैसे मैंने आपको कहा, देखिए अभी तक हम बात ये करते हुए आए हैं कि सीपैक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है। सीपैक का फ़ायदा इस विन विन सिचुएशन है फॉर चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। अब आपको हैरानगी ये होगी कि चाइना का इस वक्त जितना 60% ऑयल गल्फ से जाता है, और जिस रूट से जाता है वहाँ पे अगर अमेरिका का एक बेड़ी बैड़ा आके इसको ब्लॉक कर दे तो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। गवादर पोर्ट की वजह से, गवादर पोर्ट से हम क्या कर रहे हैं, हम रोड नेटवर्क को मिला रहे हैं चाइना के साथ।
تو وہ جو 2 مہینے کا سفر ہے وہ 15-20 دن میں سفر ہوگا، اور خدا نہ خواستہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، امریکہ نے پھر اپنا بیری بڑی اپڈیٹا جو ہے وہ بھجوا دیا ہے گلف کے اندر. تو یہ چائنا کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تھرو گوادر پورٹ جو ہے، مطلب اس کے تھرو جو نیٹ ورک جا کے چائنا سے مل رہا ہے، اور یہاں سے جو چیز 2 مہینے میں پہنچ رہی ہے وہاں سے وہ چیز 15 دن کے اندر وہاں کے اس پر پہنچ رہی ہے. ٹریڈ کی موومنٹ آسان ہو جاتی ہے، بہت اچھی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اکنامک زونز جو دیکھیے، اس وقت چائنا کی سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے، ان کی لیبر کاسٹ ہم سے 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے، 4 ٹائم زیادہ. یہی وجہ ہے کہ اب ان کی انسینٹیو جو ہوتی ہے، جس میں زیادہ لیبر جو ہے انوالو ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ری لوکیٹ کریں کہیں پہ. اینڈ دے تھنک پاکستان از دا بیسٹ پلیس. سی پیک کا نیٹ ورک ہوگا، اکنامک زونز ہوں گے، جو چیزیں مینوفیکچرڈ ہوں گی اس کو پورٹ کے تھرو جناب وہ ہمیشہ اس کو بیچ دیں گے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں خود موراکو کا آنری کونسل جنرل ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چائنا نے کتنا کام کیا ہے افریقہ کے اندر. امریکہ کو تو بہت پیچھے چھوڑ گئے. آج امریکہ جو چائنا سے پریشان ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افریقہ کے اندر اس کے قدم وہاں پہ اس نے جم لے. لیکن ایک آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان میں سی پیک شروع ہوا تھا تو کچھ حلقے یہ بات کر رہے تھے کہ چلیں جی انفراسٹرکچر تو بن جائے گا، ادائیگیوں میں مشکل ہوگی پاکستان کو. سیم یہی کچھ اس طرح کی کنسرن افریقہ نے بھی شو کیا ہے. اس پہ چینی صدر کا بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر وہ انفراسٹرکچر نہیں چاہتے تو ہم ان کے دوسرے کنسرنز دور کریں گے. اس کا مطلب ہے چین اب بہت کلیئرلی سب کے فائدے کو دیکھ کے یہ پروجیکٹ چلا رہا ہے. شاہد صاحب، ایجپٹ نہر سوئس پہ چل رہا ہے، جو جہاز گزرتے ہیں اس سے بلینز آف ڈالر ان کی انکم ہوتی ہے، اس پہ سروائیول ہے. ہم کچھ نہیں کریں، یہاں سے جو اس نیٹ ورک سے یہ جو ہے ہمارا سی پیک سے جو گزرے گا، مطلب ٹرکس گزریں گے، یہ گزریں گے، ٹرینیں گزریں گے، تمام ہوگا. اس سے ہم اتنا آپ یقین کریں کہ بلینز آف ڈالر کی ہمارے پاس انکم ہوگی. اور ڈیفینیٹلی وی ول بی ان اے پوزیشن. دیکھیے جب ہم جنریٹ کریں گے تو ہم پے بھی اس کو ہم کر دیں گے. تو یہ سب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر، اور ان کے پیچھے کون تھے وہ آپ کو سب معلوم ہے، مگر انشاءاللہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا ہمارے دشمن. نجم ثاقب صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ چین کی جو حالیہ پالیسی، جس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نے بات کی، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر افریقہ کو یہ کنسرن ہے تو انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہم جو صنعت کاری ہے اس پر بھی کام کریں گے. دیکھیے، پاکستان کا جو سلسلہ ہے چین کے ساتھ، اس کو ذرا مشکل ہے کسی اور ملک کے ساتھ ایکویٹ کرنا کہ چائنا اگر فرض کریں افریقہ میں ہے تو ادھر تو سیدھا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے یہ روڈز بنائیں گے، ریلوے آپ کی لائن بچھے گی، یا پانی کے ذریعے ہم آپ کا فلاں جگہ کا پانی ہمیں آپ کی جو سی لائن ہے یا آپ کا جو آپ کی بیلٹ ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، اور اس سلسلے میں اتنے ہم بیچ میں لگاتے ہیں اتنے آپ لگائیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی، اور یورپ کے لیے اور امریکہ اور ناردرن امریکہ کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کس قسم کی دوستی ہے جس میں جب کبھی بھی یعنی پاکستان کو مصیبت پڑتی ہے تو چائنا آ جاتا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اس نے ویٹو کرنا ہو، چاہے یو این جنرل اسمبلی میں کوئی بات ہو جو کہ انڈیا کے یعنی اس سے ہو اینگل سے، اس میں چائنا آ جاتا ہے اور بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے. یا پھر فیٹ اف ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں کہ پاکستان سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ یا معاشی طور پہ کسی بھی قسم کی عالمی پرابلم میں پڑتا ہے، ایون بائی لیٹرل یعنی معاملات میں بھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور چائنا ان چند ملکوں میں سے ہے جو آپ کے اصولی موقف مثلا جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے پہ یا ویسے اور مسائل میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ کہنا کہ جی اس میں چائنا کو فائدہ ہوگا سی پیک میں اور گوادر اور یہ اور وہ، یہ کچھ لے اور کچھ دے والی پالیسی ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو دوستی ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان، اس میں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. بالکل نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ دو انسانوں کی، میری اور آپ کی دوستی یا آپ کی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ دوستی ویسے نہیں ہوتی کہ ایک نے جو ہے وہ 10 کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ 0 کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ لے دے کی ہوتی ہے. اور اس میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے، چائنا کا یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اس نے 2050 کی، اور پتہ نہیں وہ تو 40 سال 50 سال بعد سے شروع کرتے ہیں،
उन्होंने ये कहा है कि हमने दुनिया में अमन लाना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए। अब उसमें पाकिस्तान का ये छोटा सा एक सी पैक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ ये BRI है। अब उसमें अगर हमें भी फायदा हो रहा है और चाइना को भी फायदा हो रहा है, तो दोस्त को फायदा हो रहा है, तो मसला क्या है? चाइना वो वाहिद मुल्क, और मैं इसीलिए यानी अपने स्टूडेंट्स को जो नए नए अभी फॉरेन ऑफिस में आए हैं ना, उनको मैं ये बताता हूं कि प्लीज नोट कीजिए कि आप चाइना को फॉर ग्रांटेड ना लें। चाइना को ये ना समझे कि वो सारी जिंदगी आप जो मर्जी करते रहे, CPEC मसलन ले लें कि उसमें ये आपने नहीं किया, वो नहीं किया, और चाइना, एक टाइम आया था, पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूं, कि ये CPEC का पूरा आपका जो ये है ना मंसूबा, ये गड़बड़ होने लगा था जी। लेकिन उसमें भी जो है वो यानी उन्होंने सोचा कि पुरानी दोस्ती और पुराने हालात देखते हुए उस वक्त चाइना आराम से कह सकता था, क्यों ना वो यानी अपना इंटरेस्ट देखे। इसको जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। लिहाजा बॉटम लाइन उसमें ये है कि चाइना के साथ जो भी आपके मुआहदे होते हैं उन पे अमल दरामद करने में जो आपका हिस्सा है उसको जरा टाइमली कीजिए, क्योंकि इस तरह से एक ही आपका दोस्त है जो बहुत मजबूत है, P5 का मेंबर है। बिल्कुल सही बात की नजमुल साहब, और इसको आप इस तरह से इतना लाइटली ना लें इनकी बातों को कि जी ये तो चीन है, इसका तो मसला क्यों नहीं है भाई। अभी आपका CPEC गड़बड़ होने लगा था, कल को कुछ और हो सकता है, और चाइना के पास बहुत ऑप्शन। चलिए इसका जवाब मैं खालिदा साहब से ले लेती हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। बड़ी आम पेशरफ्त काफी अरसे बाद हो रही है। अब हमें चीन की तरफ से कभी कोई तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नहीं रहा, ना कोई शिकायत रही, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी इस हवाले से मैंने पहले भी बात की, सुस्त रवि का शिकार रही। क्या होमवर्क लेके जाना चाहिए इस वक्त? देखिए, होमवर्क तो हमें क्या लेके जाना चाहिए, इस वक्त एक लैंडमार्क इवेंट है वहाँ पे, ठीक है, और उसकी जितना मैक्सिमम आप अवेल कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, उसे करना चाहिए। ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले एम्बेसडर साहब से सवाल किया था कि वहाँ पे हम क्या फ़ायदा, जो इतने लोग, इतने ममालिक वहाँ पे होंगे, उस्तवार करता है, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, ये बहुत अच्छा मौका होता है। देखिए, हर जियो इकोनॉमिक रिलेशन जो होता है ना, और मेरे वहाँ पे भी एम्बेसडर हैं, यहाँ पे भी एम्बेसडर हैं, ये इश्तियाक साहब भी हैं, कौंसल जनरल। द पॉइंट इज़, मेरे ये कहने की बात नहीं है, ये लोग समझते हैं इस बात को। हर जो इकोनॉमिक रिलेशन जो होता है उसको आप ग्रेजुएट करके, चाइना के साथ तो हमारे बेहतरीन है, मगर आप इवेंचुअली अगर उन ममालिक के साथ जो वहाँ पे होंगे अपने उस्तवार करेंगे तो जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में भी तब्दील होते हैं। तो आई थिंक कोई हद नहीं होती है कि आप दो तरफा ताल्लुकात को किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। चीन के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, मगर देखिए चीनी कौम बहुत मेहनती कौम है और बहुत डिसिप्लिन्ड कौम है। ऐसी जापानी कौम भी है, अगर आप पैसिफिक रिम कंट्रीज़ को स्टडी करें तो हमें समझ आता है। तो वो उनके कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ वर्क एथिक होते हैं, हमको उनको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ठीक। तो आई थिंक अगर इसको देख के, और बाकी पॉलिटिकली तो आपका है चीन के साथ एक सिंक इन करते हैं टोटली, मगर इस CPEC के लिए हमें बहुत ज़रूरी ये है कि हम कुछ मैक्सिमाइज़ करें। आपने बहुत अच्छा वो ट्रेड जोन्स की बात की है, आई थिंक वो अब तक इस नौयत से नहीं हुए। मेरा कंसर्न वो रहा है इसी, क्योंकि मैं फील्ड में भी काम करती रही हूँ, कि वो, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली आपके आम आवाम तक उसका फ़ायदा लेके जाएंगे। तो कुछ चीज़ों के ऊपर जब आप इसको देखेंगे ब्रॉड बेस करके, और हम ट्यूब्यूलर विजन नहीं रखें। CPEC का पाकिस्तान के अंदर एक ट्यूब्यूलर विजन है। अगर आप ट्यूब्यूलर विजन रखेंगे और उसे पॉलिटिकल लेंस से देखते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उसे इकोनॉमिक लेंस से देखें और ये देखें कि ये माशरती तौर पे कितना फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और हमारे साथ नजमुल साकिब साहब मौजूद थे, आपका भी सर बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, डिस्कशन आपने मुलाहिज़ा की, लैंडमार्क इवेंट है, यकीनन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को जो अब पिछले जो सीपैक का प्रोसेस था प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ी सुस्त रवि का शिकार रहा, इस बार पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो पाकिस्तान की अपनी मईशत का है। SIFC तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ सीपैक को लेकर भी हम चलें तो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। ऐसे वक्त में ये इवेंट होने जा रहा है जब अगर देखा जाए इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है कशीदगी काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया है, UN का सलामती काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, बैनुल अक़वामी रवाबित एक दूसरे से किए जा रहे हैं। यकीनन इस वक्त ये जो एक वॉर जोन शुरू हो चुका है, ये सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, मिडिल ईस्ट तक नहीं, बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और पूरी दुनिया को इस वक्त इकॉनमी क्राइसिस का शदीद सामना है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।